हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन डिस्कस की कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। अगर ए डिवाइड्स ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड n, इसका मतलब क्या हुआ कि n डिवाइड्स अगर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड n, इसका मतलब क्या हुआ कि n डिवाइड्स a माइनस b, और उसको हम कैसे लिख सकते हैं n माइनस बी a माइनस बी इज इक्वल टू n के डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन यूज करके। और यही डेफिनेशन यूज करके हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी देखी कॉन्ग्रुएंस की। अब आज हम नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे कि अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, देन GCD ऑफ an इज इक्वल टू GCD ऑफ bn। an एंड bn का GCD क्या होता है, सेम होता है। अब इसके लिए a माइनस बी इज इक्वल टू एन के, यही पे मैंने सॉल्व करके दिखाया कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n है, तो n डिवाइड्स a माइनस बी होता है और a माइनस बी इज इक्वल टू n के। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, देन a माइनस बी इज इक्वल टू n के। अब GCD इनका d कंसीडर किया और इसका g कंसीडर किया। हमें d दोनों का GCD इक्वल दिखाना है, इसका मतलब हमें क्या दिखाना है, d इज इक्वल टू g। ओके, तो अगर GCD an का d है, इसका मतलब d a को भी डिवाइड करते हैं और n को भी, दैट इज d डिवाइड्स a, d डिवाइड्स n। ओके, बट we have d divides b from 1, okay, so that d divides n and d divides b implies d divides g. In similar manner we can show that g divides b। यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व किया है कि अगर GCD an का हमने क्या कंसीडर किया है, d, GCD bn का हमने क्या कंसीडर किया है, g, d divides a and d divides n, d a डिवाइड GCD इसका मतलब d डिवाइड्स करता है, d divides a and d divides n। ओके, बट यहाँ पे अब फ्रॉम वन से हम क्या हमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि d क्या करता है, b को डिवाइड करता है। अब d a को भी डिवाइड करता है, d b को भी डिवाइड करता है। ओके, और d n को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब, और यहाँ पे g डिवाइड्स b एंड g डिवाइड्स n, तो g ये b को भी डिवाइड करता है, g n को भी डिवाइड करता है, और यहाँ पे g n को भी डिवाइड करता है b को, लेकिन g ये क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, और ये क्या हो गया, तो ये स्मॉल डिवाइजर हो गया। तो हमेशा स्मॉल डिवाइजर GCD को क्या करता है, डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि d डिवाइड्स g। ओके, ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, और ये d भी मतलब b एंड n का ये है GCD g है, एंड ये d है, ये क्या हो गया, कॉमन डिवाइजर। तो कॉमन डिवाइजर क्या करता है, GCD को डिवाइड करता है, d डिवाइड्स b। तो सिमिलरली वी कैन शो दैट g डिवाइड्स d। तो अगर d भी g को डिवाइड करता है, g भी डिवाइड d को डिवाइड करता है, इसका मतलब दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, g इज इक्वल टू d। इसका मतलब GCD an और bn का क्या हो गया, सेम हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम दिया है, a and b any two integers, then a is congruent to b mod n if and only if a and b leave the same remainder when divided by n। अब यहाँ पे क्या है, अगर सपोज a is congruent to b mod n, अगर ये b n a को a माइनस b को डिवाइड करता है, कब, जब a and b leave the same remainder when divided by n, मतलब जब n से डिवाइड होता है तो a क्या करता है, a एंड b लीव द सेम रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर मिलता है हमें जब हम n को डिवाइड करते हैं। अब उसके लिए कंडीशन, उसको प्रूफ कैसे किया है, सपोज a is congruent to b mod n, then we have to show that a and b leaves the same remainder when divided by n। a and b leave the same remainder, अतः अब हमने ये सब इफ एंड ओनली मतलब हमें दो पार्ट में प्रूव करना है। अगर हमने ये कंसीडर किया कि a is congruent to b mod n, तो हमें ये शो करना है कि a and b leave the same remainder when divided by n। इसलिए suppose a is congruent to b mod n, तो by definition we get a minus b is equal to n k for some k belongs to z। अब माइनस b वहां जाके प्लस b होगा, तो a is equal to b plus n k। okay, अब applying division algorithm to b and n, there exist q and r such that b is equal to n q plus r। अब डिवीजन एल्गोरिदम अगर हमने b and n पे अप्लाई किया, तो b and n को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिख सकते हैं कि b is equal to n into q plus r। सो r, यहाँ पे r क्या हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, जब हम b को b is divided by n, तो r ये रिमाइंडर हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2, अब यहाँ पे a इज इक्वल टू, अभी हमने क्या डाला, a इज इक्वल टू b की वैल्यू n क्यू प्लस r डाला प्लस n की।
यहाँ पे एन क्यू एंड एन के में एन कॉमन लिया तो क्यू प्लस के प्लस आ रहा है। अब यहाँ पे भी जब हम एन से ए को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर भी क्या मिल रहा है, आर मिल रहा है। और यहाँ पे भी जब एन बी को डिवाइड करता है तभी भी रिमाइंडर आर मिलता है। और यहाँ पे जब एन ए को डिवाइड करेगा तभी भी हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, आर ही मिलेगा। मतलब जब हम ए को डिवाइड करते हैं तभी रिमाइंडर आर आता है, अब बी को डिवाइड करते हैं तभी हमें क्या मिलता है, आर ही रिमाइंडर मिलता है हमें। अब कॉन्वर्सली हम क्या कंसिडर करेंगे कि अगर सपोज ए एंड बी लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय एन। अब हम कंसिडर करेंगे कि दोनों में रिमाइंडर सेम ही आता है, जब ए को डिवाइड करता है तभी रिमाइंडर सेम आता है और जब बी को डिवाइड करता है तभी रिमाइंडर सेम आता है। ओके, तो हमें शो करना है कि a माइनस बी इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉड्यूलो एन। तो हमने इन दोनों की सब्ट्रैक्शन ले ली, a इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखा। इसका मतलब एन से डिवाइड किया, क्यू क्या हो गया, क्वोशंट हो गया और आर रिमाइंडर हो गया। यहाँ पे भी बी एन वो डिवाइजर, क्यू डैश क्वोशंट एंड आर रिमाइंडर। तो हमने दोनों की सब्ट्रैक्शन ली तो एन क्यू प्लस एन क्यू डैश माइनस एन क्यू प्लस आर माइनस एन क्यू डैश प्लस आर। यहाँ पे एन कॉमन लिया तो क्यू माइनस क्यू डैश, आर आर कैंसिल हो जाएगा तो क्यू माइनस क्यू डैश हमें क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। ए माइनस बी इज इक्वल टू एन इंटू क्यू माइनस क्यू डैश। इसका मतलब एन क्या होगा, ए माइनस बी को डिवाइड करता है, दैट इज ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन। दिस completes the proof of the theorem. Okay, this we have seen that relation congruence to modulo n is an equivalence relation in Z. Hence we define equivalence classes for the element in Z which are called congruent classes modulo n or the residue classes modulo n. मतलब जो जो एलिमेंट्स को रिमाइंडर सेम मिलता है तो वो सब क्या आते हैं, रेसिड्यू क्लासेस में आते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो n जिनका रिमाइंडर सेम मिलता है। अब रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो n की डेफिनेशन, वो सेट कैसे डिफाइन किया है, ए बार इज सेट ऑफ द एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट x is congruent to a modulo n is called congruent classes of modulo n or the residue classes of modulo n। मतलब कि अगर x is congruent to a mod n तो a क्या हो गया, अगर n ने x को डिवाइड किया तो a इतना रिमाइंडर आता है। तो ऐसे जो जो एलिमेंट्स आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो n। हम एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम इज फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम क्या है कि अगर P डिनोट अ प्राइम एंड A बिलोंग्स टू Z सच दैट अगर GCD A एंड P का अगर 1 है तो P डज नॉट डिवाइड्स A। GCD 1 है मतलब उनमें कॉमन डिवाइजर नहीं है दोनों में, देन A रेज टू P माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो P। A रेज टू P माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड P। तो ये क्या हो गया, फर्मेट थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, P is a prime and A square is congruent to B square modulo P, then show that either P divides A plus B or P divides A minus B। अब यहाँ पे दिया है A square is congruent to, इसका सोल्यूशन कैसा है, A is congruent to B square mod P। इसका मतलब P क्या हो गया, A square minus B square को डिवाइड करता है। अब इसके फैक्टर क्या मिलेंगे, A plus B A minus B। और हमने थ्योरम देखा था कि अगर P A B को डिवाइड करता है A इंटू बी को तो आइदर P डिवाइड्स A और आइदर P डिवाइड्स B। तो उस थ्योरम से आइदर P डिवाइड्स A प्लस B और आइदर P डिवाइड्स A माइनस B। तो ये क्या हो गया, थ्योरम प्रूव हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट इज एक्सप्रेस each of the following elements of Z3 as a 0 बार 1 बार एंड 2 बार। मतलब हमें क्या करना है, Z3 के जो एलिमेंट है वो हमें 0 बार 1 बार एंड 2 बार में एक्सप्रेस करना है। ओके, 2 बार क्यूब इज इक्वल टू 100। अब सॉल्यूशन, अब फर्स्ट एलिमेंट दिया है 2 बार क्यूब, अब 2 बार क्यूब इज इक्वल टू हमारे 2 बार मतलब मॉड्यूलो ऑफ 2, मॉड्यूलो ऑफ 2 इंटू मॉड्यूलो ऑफ 2 इंटू मॉड्यूलो ऑफ 2। अब इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आएगा। अब अंडर मॉड्यूलो 3 इसकी वैल्यू क्या आएगी कि अगर 3 से डिवाइड किया 8 को, 3 टू द 6 तो रिमाइंडर क्या आता है, 2 आता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉड 3। तो इसका मतलब 2 इज मॉड इक्विवेलेंट टू 8। इसको ही हम रेसिड्यू क्लासेस कहते हैं।
सपोज अगर 8 हमें 2 मॉड्यूलो 2 का क्यूब दिया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज मॉड्यूलो 8। अब मॉड्यूलो 8 को अगर हमने 3 से अंडर Z3, अंडर Z3 मतलब अंडर मॉड्यूलो 3 हमें फाइंड आउट करना है। अगर हमने 8 को 3 से डिवाइड किया तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर आया 2। इसका मतलब हम कैसे लिखेंगे, 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू, रिमाइंडर आया 2, 2 मॉड्यूलो 3, ये हो गया। तो इसका मतलब कि मॉड्यूलो ऑफ 8 इज इक्विवेलेंट टू मॉड्यूलो ऑफ 2। 8 की इक्विवेलेंट वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब 100 दिया है, अगर 100 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 3 जा 9, 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 इज इक्वल टू 1 मॉड्यूलो 3, 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 3। इसका मतलब 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 100 इज इक्वल टू 1। तो ऐसे हम क्या करते हैं, एलिमेंट क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे Z7 दिया है। अब Z7 हमें क्या करना है, फॉलोइंग आर द कंपोजिशन टेबल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन Z7। अब Z7 दिया है, Z7 के एलिमेंट क्या होंगे, 7 एलिमेंट्स आते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6, तो ये एलिमेंट आते हैं। तो अंडर एडिशन हमें क्या करना है, उसका टेबल फाइंड आउट करना है। तो Z7 इसके एलिमेंट आएंगे 0 1 2 3 4 5 6। अब Z7 अंडर द एडिशन 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6। आता एडिशन है 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 0 4, 5 प्लस 0 5, 6 प्लस 0 6। अब यहाँ पे 0 प्लस 1 1 आएगा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, 5 plus 1 6, but 6 plus 1 7, but under modulo 7, under modulo 7, 7 की वैल्यू क्या आएगी, 0 1। ओके, क्योंकि 7 को अगर 7 से डिवाइड किया तो 7 1 7, रिमाइंडर कितना आता है, 0। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेसिड्यू क्लास में हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू। नेक्स्ट इज 2 को डिवाइड किया, सपोज यहाँ पे 2 से एडिशन की, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 6, 6, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 2 6, एंड 5 प्लस 2 7। तो 7 अंडर मॉड्यूलो 7 उसकी वैल्यू आती है 0, 6 प्लस 2 8 उसकी वैल्यू आती है 1। अब 3 प्लस 0, 3 प्लस 1 4, 2 plus 3 5, 3 plus 3 6 और 4 plus 3 7, 7 मतलब अंडर मॉड्यूलो इसकी वैल्यू आएगी 0, 5 plus 3 8। अब 8 अंडर मॉड्यूलो 7 उसके रिमाइंडर क्या आएगा 1, इसका मतलब ये वैल्यू आएगी 1। 6 plus 3 9, 9 को अगर 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आता है 2, इसका मतलब अंडर मॉड्यूलो इसकी वैल्यू आएगी 2। तो ऐसे हमें क्या करना है, पूरा चार्ट बनाना है। यहाँ पे 4 प्लस 0, 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 4 7, 7 मीन्स 0, 4 प्लस 4 8, 8 मीन्स 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे फिर से 5 प्लस 0 5 6 एंड 0 1 2 3 4, यहाँ पे 6 ऐड करने पर 6, फिर से 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 प्लस 6 12, 12 को अगर 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 5 आता है, इसका मतलब यहाँ की वैल्यू भी 5 आएगा। तो ऐसे ये क्या हो गया, ये कंपोजिशन टेबल हो गया अंडर मॉड्यूलो 7। वैसे हम मल्टीप्लिकेशन का भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का बुक में भी दिया है और आप भी कर सकते हो, ट्राई करके देखो। बस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लेना है, लेकिन 6 के आगे नंबर गया तो उसको 7 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आएगा तो वो रिमाइंडर यहाँ पे लिखना है, मतलब हमारे टेबल में बस यही 7 वैल्यू आएंगे। अब नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स दिए, लिस्ट ऑल द इंटीजर्स x in the range
1 to 100 that satisfies x is congruent to 7 modulo 7. ये एग्जांपल्स है सब. तो ये सब एग्जांपल्स हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे ये एग्जांपल हो जाने के बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा. ओके, थैंक यू.